बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब ईरान का एक तजारती जहाज़ जो है उसको कब्ज़े में ले लिया अमेरिका ने। आप कहेंगे मैंने शुरू यहीं से किया है, बात तो मुज़ाकरात की नहीं करनी चाहिए थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखें, अमेरिका जो है मुज़ाकरात एक जानिब कर रहा है और दूसरी जानब आपने हर्मुज़ में उसकी नाकाबंदी मुसलसल ईरानियों के लिए जारी है, जिस पर बाकर कालिबोफ भी बोले। मुख्तलिफ उसके रहनुमा जो हैं, जो पासदारानी इनकलाब का लीडर हैं ब्रिगेडियर जनरल रज़ा, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कि आपने हर्मुज़ जो है तमाम ममालिक के लिए तजारत के लिए खुली हो, ईरान के लिए बंद हो। लेकिन इस जहाज़ को रोकना जो है क्यों इतना अहम है और क्यों सेंटकॉम ने इसकी बाकायदा वीडियो जारी की, इस पर फायरिंग भी की जा रही है और उसके बाद मेरीन्स को उतारा गया और इस जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया गया। ईरान ने इसको कज़ाकी करार दिया है और कहा है कि ये अमन के जो मुज़ाकरात हैं उनको सबोताज करने की एक कोशिश है कि सेंटकॉम में मौजूद कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि अमन कायम हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जहाज़ को कब्ज़े में लेने की जो है वो बात की तस्दीक कर दी है और यूँ वो जो हमें नज़र आता है कि आपने हर्मुज़ में कशीदगी कम हुई है, एकदम से बढ़ गई है और इसका नतीजा जो है आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकता है। याद रखें, इसमें चीन का अमल दखल जो है वो अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जहाज़ चीन से ईरान आ रहा था, यानी इस पर जो माल था, जो माल बरदार जहाज़ था, ये चीन के माल से भरा हुआ कंटेनर्स थे, जिनकी तलाशी जो है अब अमेरिका ले रहा है। तो क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह की हम माजी में ज़िक्र करते रहे हैं कि शायद MQ-9 या इस तरह की कोई और रडार्स जो हैं, नए रडार्स जो हैं वो ईरान को फराहम किए जा रहे हैं, जिससे उसकी एयर स्पेस जो है उसको ज़्यादा महफूज बनाया जा सकता है। तो क्या उसके पुर्जे इसमें हैं? सेंटकॉम को एक जहाज़ पर और वो भी इसके इंजन वाले हिस्से पर फायर करने कर उसे रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आई और उस पर कब्ज़ा क्यों किया? अब तलाशी ली जाएगी। माल चाइना का है। नई जंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। अब आपको याद आएगा जब मैंने दुहीमा का जिक्र किया था, अहादीस में ये ज़िक्र मौजूद है। 6168 ये मसनद अहमद है, उसकी हदीस में भी है कि ये एक ऐसा फितना होगा, किताबुल फितन में है, इतना फितना होगा कि सुबह को एक शख्स मोमन और शाम को काफर होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमन और काफर आपस में तकसीम होते चले जाएंगे और ये एक ऐसा धुआं होगा जिसका जो हर घर में दाखिल होगा। ये बात याद रखें। वैसे आपने हर्मुज़ बंद होने से हर घर पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ा है और अभी अगर मज़ीद ये जंग आपने हर्मुज़ पर जारी रहती है तो उसके असरात इन दिनों में जो है आपके घरों में भी हैं, लेकिन आपको यूरोप, अमेरिका, रशिया, तमाम ममालिक में नाम ले लें, चाइना तक का, तमाम घरों में इसके असरात दाखिल होते नज़र आ रहे हैं। कहीं महंगाई की सूरत में, कहीं पेट्रोल की कीमतों की सूरत में, कहीं अमन व अमान की सूरत में ये धुआं जो है तमाम घरों में। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन इस धुएँ के मतलब आप ये ना कहिएगा कि मैं शायद कोई हदीस को उस तरह से देखिए, मैं अपने फ़हम के मुताबिक, इस दौर के मुताबिक उसकी तशरीह करता हुआ उसको देख रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ी आग जो है उस तरह की नहीं है, लेकिन इसके असरात जो हैं या इसका धुआं जो है, या अगर कहीं आग लगी है तो उसके धुएँ के असरात जो हैं हर घर में दाखिल हो रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि घर क़यामत से पहले घर घर नाच गाना होगा, घर घर टेलीविज़न, मोबाइल, ये आ गए सब चीज़ें और उसमें आप जो है मुख्तलिफ़ अजसाम को नाचते गाते भी देख रहे हैं, तो ये हर घर में दाखिल हो गया। इसी तरह से शायद ये असर ये वाली बात हो और उसमें ये ज़िक्र है इस हदीस के अंदर कि जब ये हो जाए तो दज्जाल का इंतज़ार करो। अब इन मामलात को लेकर कि आपने हर्मुज़ जो है ये इस पर एक जहाज़ को रोका जाता है, उस पर बाकायदा फायरिंग की जाती है, उसको नकारा बनाया जाता है, उसके ऊपर मरीन्स उतारे जाते हैं और तलाशी का अमल शुरू किया जाता है। इस तलाशी के नतीजे में क्या मिला क्या नहीं, ये अभी सेंटकॉम ने जारी नहीं किया, लेकिन उसकी वीडियो ज़रूर जारी की जो उस पर फायरिंग की जा रही है। ये एक नया जो है मैं ये समझता हूँ कि एक नया जो कशीदगी का रास्ता है वो अमेरिका ने अपनाया है। अमेरिका को इस ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए था। दुनिया को अगर आपने अमन की तरफ लेके जाना है, गल्फ़ स्टेट्स को अगर आपने
محفوظ بنانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں۔ جنگ سے آپ نہیں جیت سکتے۔ 40 روزہ جو جنگ ہے اس نے یہ بات ثابت کر دی، اس کو آپ 40 سال تک بھی لے جائیں گے تو یہ جنگ رکے گی نہیں۔ جب تک ایک بھی ایرانی زندہ ہے وہ یہ جنگ لڑتا رہے گا اور آپ کو اس میں جو ہے مصروف رکھے گا۔ امریکہ خود بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا۔ امریکہ کے جو نقصانات کا اندازہ ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے، جو کہ وہ ضائع کر چکا ہے۔ یہاں پر اس نے ایران سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہیں کی ہے۔ اور میں کل میرے کچھ عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات تھی تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ خطہ جو ہے یہ اب لمبے عرصے کے لیے اسی طرح کی کشیدگی کا شکار رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حماس سے تجارت ایران کی مرضی سے ہوگی۔ اب وہ بھول جائیں 28 فروری سے پہلے والی آپ نے حماس جس میں آزادانہ تجارت تھی۔ یہاں پر اب ایران ٹول ٹیکس نہیں لے گا تو امریکہ ٹول ٹیکس لے گا۔ دونوں طرف سے یہاں پر ہونے والی تجارت جو ہے آنے والے دنوں میں مہنگی ہو جائے گی، یا ایران کی بات مانی جائے گی یا امریکہ کی، اور دونوں اس بات پر جو ہیں کہ ٹول ٹیکس کون لے گا۔ یہ جنگ جو ہے ٹال جنگ بنتی جا رہی ہے۔ ٹال مینز لمبی جنگ بنتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں تمام ممالک میں آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں جہاز پر قبضہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایرانی پاسداران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی جہازوں کی طرف کچھ ڈرونز بھیجے ہیں، لیکن یہ ڈرونز میزائل میں بدل جائیں، کب بدل جائیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان جہازوں کی طرف جو کہ ڈسٹرائر تھے جن سے یہ فائرنگ کی گئی اور رک گیا جہاز اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ ایک نئی سنگین صورتحال ہے۔ یہ جنگ کے 40 دنوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آئی ہے کہ کسی ایرانی بحری جہاز پر اس طرح سے قبضہ کیا گیا ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فخری انداز میں اس بات کا اظہار کیا ہو۔ یہ بات چھیڑنے والی ہے۔ پاسداران انقلاب یا ایرانی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے، آج بھی تیار ہے، اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر مفتوح ہو کر جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حماس اگر کھلے گی تو سب کے لیے کھلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندر عباس اور چابہار جو ہیں یہ بندرگاہیں بند ہوں اور پورا میڈل ایسٹ جو ہے وہ تجارت کر رہا ہو، امریکہ کے مفادات کی پاسبانی کر رہا ہو، اور امریکی تجارت جاری رہے، ایرانی تجارت بند ہو جائے۔ اس کو امن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ امن ہے تو باقر کالیبوف نے تو لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب آنے والے وقت میں جو ہے یہ مزید کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ اللہ کرے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہوں، دونوں ممالک جو ہیں واپس پہلے والی پوزیشن پہ چلے جائیں، اور آبنائے حماس جو ہے دوبارہ سے اسی طرح تجارت کا مرکز بن جائے جیسی 28 فروری سے جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، اس سے پہلے والی پوزیشن میں تھی۔ اللہ کرے یہ ہو، ہم دعا گو ہیں، لیکن آنے والے وقت کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔